ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। और अगर बात करें पीडीएफ की, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं भाई, तो पीडीएफ के बारे में मैं आपको बताऊं, पीडीएफ जो है ना इसका, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल देखो यहाँ पर मेंशन्ड है, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय रोशन सर। यहीं पर आपको जो इस क्लास की पीडीएफ और क्लास नोट्स है वो मिलेंगे आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट किया जाए। चलिए, आज का जो हमारा पहला इडियम है वो क्या है? अ बिटर पिल टू स्वेलो। बहुत आराम आराम से समझेंगे, जल्दबाजी किसी भी चीज की हमें नहीं करनी है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले बात करते हैं इडियम का क्या मतलब होता है। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं मैं। देखो, इडियम का क्या मतलब होता है? इडियम का मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह। जैसे ये शब्दों का समूह है, ये एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड और ये एक लेटर है, तो वर्ड्स और लेटर का एक ऐसा ग्रुप होता है ना, ठीक है, जिसकी मीनिंग जो होती है ना, कई बार या तो सिमिलर होती है जो वर्ड्स लिखे हैं उसी के, या फिर कई बार जो वर्ड्स लिखे हैं ना उसके बिल्कुल अलग मीनिंग होती है। जैसे यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं अब बिटर पिल टू स्वेलो, तो बिटर का मतलब होता है कड़वा, पिल का मतलब होती है गोली, टैबलेट, दवाई कह सकते हो, स्वेलो का मतलब होता है निगलना। यानी कि अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालोगे तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? एक कड़वी दवाई को निगलना, एक कड़वी दवाई को निगलना। बट एक्चुअल में इसका रियल मीनिंग जो है ना वो ये नहीं है। देखो, एक होता है शाब्दिक अर्थ, शब्दों से द्वारा अगर आप अर्थ निकालोगे, जैसे अगर आप शब्द के द्वारा अर्थ निकालोगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। एक कड़वी गोली को निगलना, कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। और एक होता है उसके पीछे की हिडन मीनिंग, उसके पीछे की रियल मीनिंग, भावनात्मक मीनिंग जिसको आप बोल सकते हो, वो चीज जो होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं इडियम्स। क्या बोलते हैं? इडियम्स। जैसे यहां पर आप बिटर पिल टू स्वेलो लिखा है ना, लेकिन ये एक तरीके से ना एक कह सकते हो मुहावरा है, ठीक है, जिसका शब्द कुछ और है लेकिन इसकी मीनिंग एक्चुअल में कुछ और है, इसको इडियम कहा जाता है। लेकिन याद करने के लिए हम इन शब्दों को जरूर देखेंगे, इन शब्दों पे फोकस करेंगे तभी हमें वो चीज याद हो पाएंगी। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। अब बिटर पिल टू स्वेलो, ठीक है। अब अगर आप शब्द के हिसाब से मीनिंग निकालेंगे तो भैया बिटर का मतलब होता है कड़वा, पिल का मतलब होता है गोली, और स्वेलो का मतलब होता है निकलना। अब आप मुझे बताइए, इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो कड़वी दवाई को बिल्कुल खुशी खुशी निगलना चाहेगा? क्या आप चाहोगे कि एक कड़वी दवाई है, एक कड़वी टैबलेट है, और आप उसको बिल्कुल खुश होकर निगल लोगे? क्या नहीं निगल पाओगे। सपोज करो आप बीमार हो, ठीक है, आप बीमार हो, बहुत बीमार हो, डॉक्टर ने आपको एक दवाई दे रखी है, एक आपको पिल दे रखी है, ठीक है, दवाई। वो पिल क्या है ना, बहुत बिटर है। बिटर का मतलब क्या है? कड़वी या कड़वा। वो जो पिल है आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा क्या है? कड़वा है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि वो आपको निगलना पड़ेगा, आपको स्वेलो करना पड़ेगा। यानी कि इसका जो रियल मीनिंग होता है वो ये निकलता है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, देखो समथिंग अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट, क्योंकि वो दवाई आपके लिए कड़वा है मतलब आपके लिए प्लेजेंट नहीं है, वो आपको खुशी नहीं देगा, वो आपको बल्कि अनप्लेजेंट कर देगा। समथिंग अनप्लेजेंट या डिसअपॉइंटिंग, यानी कि निराशाजनक। डिसअपॉइंटिंग का मतलब क्या होता है? निराशाजनक, या फिर डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जिसको एक्सेप्ट करना बड़ा ही अनप्लेजेंट हो, यानी कि कोई ऐसी चीज हो जो अनप्लेजेंट हो, यानी कि बेकार चीज हो, निराशाजनक हो, या बहुत ही डिफिकल्ट हो, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है, इवन दो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। मतलब एक्सेप्ट करने में बहुत ही मतलब निराशाजनक है, आप नहीं चाहते उसको एक्सेप्ट करना, बहुत निराशाजनक चीज है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, अनप्लेजेंट है, इवन दो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे वो दवाई, आप चाहो या ना चाहो आपको खाना पड़ेगा, हाँ कि ना, आपको स्वेलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग होता है कि किसी ऐसी बात को स्वीकार करना जो बात अनप्लेजेंट है, डिसअपॉइंटिंग है, उसके बावजूद भी उसको स्वीकार करना क्योंकि वो जरूरी है। हिंदी मीनिंग में क्या होगा? ऐसी कड़वी बात, सच्चाई या परिस्थिति जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो लेकिन स्वीकार करना आवश्यक हो, है ना। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, फेलिंग द एसएससी सीजीएल एग्जाम आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्डवर्क। भाई किसी लड़के ने महीनों तक हार्डवर्क किया, एसएससी सीजीएल की तैयारी करी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गया? वो फेल हो गया। और फेल होने के बाद में वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था उस चीज को कि नहीं, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता। बार बार लोग उसको बोल रहे थे कि इसको एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। लेकिन वो जो सिचुएशन थी ना, उसका जो फेल होने की सिचुएशन थी ना, वो उसके लिए कैसा था? इट वॉज लाइक अ बिटर पिल टू स्वेलो। मतलब वो एक ऐसी कड़वी दवाई की तरह था जो उसको ना चाहते हुए भी निगलना पड़ता। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये बैच सीजीएल एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा, समझ गए? तो अब बिटर पिल टू स्वेलो का क्या मतलब हो गया? कोई ऐसी बात जो अनप्लेजेंट है, डिसअपॉइंटिंग है, या कोई ऐसा रिजल्ट, कोई ऐसा परिणाम जो आपके हिसाब से नहीं है, ना चाहते हुए भी आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि क्या है? जरूरी है। तो ऐसी किसी सिचुएशन को
लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं अ बिटर पिल टू स्वेलो, या फिर कह सकते हैं, देखो एक अच्छी चीज मैंने यहाँ पर ये दिया ना, हर इडियम के साथ में उसका सिमिलर इडियम भी मैंने दिया है या ऑपोजिट इडियम दिया है। जैसे यहाँ पर एक बहुत प्यारा इडियम है और यहाँ पर मैं 3 स्टार बना रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। एक इडियम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बाइट द बुलेट। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो कभी भी एग्जाम में आप फेल नहीं हो सकते। ठीक है, एक इडियम यहां पर दिया हुआ मैंने, बाइट द बुलेट। अब ये बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इस चीज को समझिए। थोड़ा पहले के समय में जाइए। ठीक है, पहले के समय में जब इतनी ज्यादा साइंस टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा नहीं था, इतना ज्यादा मतलब मेडिकल फील्ड में इतना ज्यादा एडवांसमेंट नहीं था, इतनी तरक्की नहीं हुई थी। उस समय क्या होता था, जब कोई सोल्जर जख्मी हो जाता था लड़ाई में, युद्ध में, ठीक है, तो जख्मी होने के बाद में आपको ऑब्वियस सी बात तो उसका इलाज करना पड़ेगा। एज अ डॉक्टर अगर मैं अपने आप को देखूं, उसका इलाज करना पड़ेगा, उसके घाव पर टांके लगाने पड़ेंगे, उसके घाव पे पट्टी करनी पड़ेगी। तो आज के समय में क्या है ना, बहुत सारे एनेस्थीसिया आते हैं। एनेस्थीसिया मतलब आप पेशेंट को दे दो, पेशेंट बेहोश हो जाएगा या फिर उसको जो दर्द है ना उसका एहसास नहीं होगा। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर वो एनेस्थीसिया लगा दोगे तो उस पर्टिकुलर एरिया में उसको दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, मतलब दर्द फील नहीं होगा। पहले के समय में ऐसा नहीं था, एनेस्थीसिया नहीं होता था। तो पहले क्या होता था कि जब किसी सोल्जर का इलाज करना होता था डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या बोलते थे कि भाई तुम्हारे पास जो बुलेट है ना, बुलेट यानी कि गोली, गोली गोली, उसमें से एक बुलेट निकालो और उसको अपने दांत के बीच में रख लो, और जब मैं बोलूं तब उसको ना जोर से बाइट करना। जोर से क्या करना, बाइट करना। अब आप एक बात बताइए, बुलेट को बाइट करने का क्या मतलब है? डॉक्टर का ये बोलने का मतलब है कि भाई जब तुम उस बुलेट को बाइट करोगे ना तो तुम्हारा ध्यान उधर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन, कि मैं तुम्हारे जख्म में टांके लगा रहा हूं, ठीक है, ना चाहते हुए भी तुमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि वो जो बुलेट है ना चाहते हुए भी तुमको बाइट करना ही पड़ेगा। अब कौन चाहता है बुलेट को बाइट करना, दांत के बीच में रख के चबाना? कोई नहीं चाहता। लेकिन यहां पर कहने का मतलब है कि भैया तुमको इस बुलेट को बाइट करना ही पड़ेगा, वरना ये काम हो ही नहीं पाएगा। यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को तुमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वेदर यू वांट और नॉट, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुमको करना पड़ेगा। तो बाइट द बुलेट का भी सेम मीनिंग होता है जो यहां पर लिखा हुआ है, किसी अनप्लेजेंट या किसी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ना चाहते हुए भी। आप ऐसी अनुमान लगा लो ना, भाई कोई बुलेट को बाइट कर रहा है, चाहता नहीं है करना लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि जरूरी है, वरना उसका इलाज नहीं हो पाएगा अगर वो बुलेट को बाइट नहीं करेगा। मेरी बात को समझ गए? तो दो बहुत ही प्यारे यहां पर इडियम्स आप याद कर लेंगे। ठीक है, पिक्चर भी यहां पर दिया गया, पिक्चर के मदद से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सेशन को ना तो शेयर कर रहे हो ना सेशन को आप लोग लाइक कर रहे हो। यहां पर एक लाल वाला दिल बना होता है, ठीक है, वो दिल आप लोगों को ना मेरे पास पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है पता है? जब आप ऐसे ना स्क्रीन को लेके ऐसे, जब आप इसको लेके जो हार्ट है ना, इसको जल्दी 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 ऐसे, यहाँ पे देखो हार्ट बन के आ जाएगा, इसको जल्दी 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 जब आप ऐसे पुश करोगे ना तो देखो ये हार्ट उड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये उड़ के ना यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे पास आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना होता है। ठीक है भाई, दो इडियम याद हो गए, अ पिल टू स्वेलो, सॉरी अ बिटर पिल टू स्वेलो और बाइट द बुलेट, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ चलें, आगे बढ़ चलें। ठीक है, आइए, बस शांति से पढ़ते रहो, टेंशन मत लो। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप डेली इस सीरीज को फॉलो करते हो, अगर आप डेली मेरे साथ कंसिस्टेंटली सुबह 9 बजे इस क्लास में आते हो, आपको कोई, मैं गारंटीड कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को मानो, मैंने एसएससी के सारे एग्जाम निकाले हुए हैं, सीजीएल में सिलेक्टेड हूं इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं एसएससी का जो मैं ना निकाला हूं। सीपीओ से सिलेक्टेड था, सब इंस्पेक्टर, तो एसएससी के सारे एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। और 2018 से आप जैसे बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ, ऑनलाइन तो अब पढ़ा रहा हूँ 3 साल से, उससे पहले ऑफलाइन पढ़ाया दिल्ली के अंदर अपने खुद के कोचिंग में। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूं ना तो उसको मानो। तो अगर आप डेली सुबह 9 बजे मेरे साथ इस क्लास को लाइव देखते हो ना, तो ट्रस्ट मी, इस तरीके से आपकी वो कैप बिल्ड हो जाएगी ना कि आपने सोचा नहीं होगा, और एग्जाम के अंदर बिल्कुल फुल स्कोर आप लोग करके आएंगे। ठीक है, आइए अगला आइडिया है मेरे पास, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है, तो पहले अगर शब्द के हिसाब से देखेंगे, ब्लेसिंग इन डिसगाइज का क्या मतलब होता है? ब्लेसिंग का क्या मतलब होता है? ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, डिसगाइज का मतलब क्या होता है? डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदलना। ठीक है, भेष बदलना, यानी कि ब्लेसिंग जो है ना, ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद, तो आशीर्वाद का मतलब आप ये समझ के चलो, कोई चीज जो आपके लिए अच्छी है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए एक्चुअल में अच्छी है लेकिन इस समय वो डिसगाइज में है। डिसगाइज का मतलब वो भेष बदलकर आपके सामने है। कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई ऐसी चीज जो देखने में आपको बुरी लगे,
देखने में आपको खराब लगे और आपको ऐसा लगे कि यार ये क्यों हुआ या ये क्यों है, आपको देखने में लग रहा कि बहुत खराब है, बट एक्चुअल में वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए जो भेस बदलकर आपके पास आया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूं, आप मान के चलिए एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब के लिए, ठीक है, आप एक प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, रास्ते में हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, है ना, और आपकी टांग टूट जाए, हॉस्पिटल के अंदर टांग टूटे ना, या फिर कोई कार आप टक्कर मार के चली जाए। अब आप वहां पर क्या सोचेंगे पता है, कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों होनी थी, ये घटना मेरे साथ ही क्यों घटनी थी। लेकिन जब आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद में ऐसा हुआ कि वहां पर ना एक करोड़पति आदमी था, उस करोड़पति आदमी ने आपको देखा ठीक है, और आप उसको बहुत अच्छे लगे, पता नहीं आपके अंदर ऐसा क्या था, और उस करोड़पति आदमी ने बोला कि आज से तुम मेरे मैनेजर हो, तुम्हारी सैलरी होगी 5 लाख रुपए महीना, ठीक है। अब जरा आप एक बात सोचो, अगर वो घटना आपके साथ ना घटी होती, अगर उस गाड़ी ने आपको टक्कर ना मारा होता, ठीक है, तो आप इस हॉस्पिटल में नहीं आते, इस हॉस्पिटल में नहीं आते तो इस अमीर आदमी ने आपको देखा नहीं होता, और ना आपको 5 लाख रुपए की जॉब ऑफर की होती। यानी कि वो जो घटना आपके लिए घटी थी, आपको शुरुआत में देखकर क्या लगा कि वो घटना बेकार है, बट एक्चुअल में वो आपके लिए एक ब्लेसिंग थी जो भेस बदल कर आई थी, जो बुरी बनकर आई थी। मतलब एक अच्छी चीज जब आपको बुरी लगे लेकिन बाद में आपको पता चले कि यार ये तो अच्छा था, तो ऐसी चीज को बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। कोई ऐसी चीज जो भैया पहली बार में देखने में तो बुरा लगता है कि यार ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे नीम की बात करूं मैं, शुरुआत में देखने में आपको लगेगा यार कड़वा है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाने के बाद पता चलता है कि नहीं यार इसके तो फायदे हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं बता सकता भाई, बिगनर हो तो बस चुपचाप इस क्लास को लेते रहो, पढ़ते रहो, इस क्लास के अंदर कोई डिस्कशन नहीं, ओनली पढ़ाई, ठीक है। तो समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड लेटर, लेकिन बाद में वही आपके लिए अच्छा साबित हो। कोई ऐसी चीज जो शुरू में आपको बुरी लगे, देखो ना चित्र के माध्यम से समझो, देखने में मुखौटा पहना हुआ उसने कि भाई मैं तो बुरा हूं, बट एक्चुअल में पीछे एक प्यारा सा इंसान खड़ा है। यानी कि शुरू में देखने में आपको लगेगा कोई चीज आपके लिए बुरी है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये तो अच्छा था। अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ, कई बार बोलते हैं ना अच्छा ही हुआ मैं नहीं जा पाया, बाप रे फ्लाइट, जैसे आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, ठीक है, या आप लेट हो गए, ट्रैफिक में फंस गए, और बाद में आपको पता चला कि यार वो वाली जो फ्लाइट थी ना उसके साथ में कोई घटना घट गई, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा हुआ मैं उस फ्लाइट के अंदर नहीं गया। यानी कि जो मेरा लेट होना था, ट्रैफिक में फंसना था, पहले तो मुझे बुरा लग रहा था कि मैं क्यों फंस गया, बट बाद में मुझे पता चला कि वो तो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। यानी कि दैट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। हिंदी मीनिंग जो शुरुआत में बुरा लगे लेकिन बाद में अच्छा साबित हो। लूजिंग माई जॉब, अपनी जॉब को खोना, वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पहले जब मैंने अपनी जॉब को खोया ना तो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह था, बिकॉज आई स्टार्टेड माई ओन सक्सेसफुल बिजनेस, क्योंकि ना मैं अपनी जॉब को खोता और ना मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाता, तो मेरा जॉब जाना जो था ना मेरे लिए क्या था, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि जब जॉब गया तो शुरुआत में मुझे लगा कि वो बुरा है, बट बाद में मुझे पता चला कि दैट इज एक्चुअली गुड फॉर मी, ठीक है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगला आ जाइए, अगला है क्या है, अ डाइम अ डजन। अगला इडियम है अ डाइम अ डजन। क्या मीनिंग होता है दोस्त इसका, अ डाइम अ डजन, ठीक है। देखिए पहले तो डाइम का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए, यहां पर लिखा भी है मैंने, डाइम का मतलब होता है वेरी लिटिल मनी, ठीक है, आप ये समझ के चलिए। डाइम का मतलब होता है वेरी लिटिल मनी, यानी कि बहुत कम पैसा, वेरी लिटिल मनी, ठीक है, वेरी लिटिल मनी यानी कि बहुत कम पैसा। जैसे हमारे यहां पर क्या होता है, चवन्नी होता है ना, चवन्नी या 4 पैसा, उसका जो कोइंस होता है, 25 पैसे का जो कोइन होता है, ठीक है, वो क्या है, वेरी लिटिल मनी है। तो ऐसी बाहर के देशों में डाइम का मतलब क्या होता है, वेरी लिटिल मनी, ठीक है। और डजन का मतलब क्या होता है, डजन का मतलब क्या होता है, 12 पीसेस। पता है ये आपको, नहीं पता है, डजन का मतलब क्या होता है, 12 पीसेस। तो एक बात बताइए, अगर कोई ऐसी चीज है जो एक डाइम खर्च करने पर, एक डाइम का मतलब बहुत कम पैसे खर्च करने पर भी आपको 12 पीस मिल जा रहा है, यानी कि वो चीज बहुत चीप है या बहुत कॉमन है, कोई खास चीज नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। कोई ऐसी चीज है जो एक डाइम खर्च करने पर, डाइम का मतलब वेरी लिटिल मनी खर्च करने पर भी आपको 12 पीस मिल गए उसके, यानी कि वो जो चीज है ना वो बहुत कॉमन है, कोई खास चीज नहीं है, या बहुत इजी टू फाइंड है। मेरी बात को समझ गए। तो बेसिकली जब आपको ये बताना होता है किसी ऐसी चीज के बारे में, जैसे आजकल क्या है ना, रेस्टोरेंट जो है ना बहुत डाइम और डजन हो चुके हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स आर अ डाइम अ डजन इन दिस सिटी, इस सिटी में जो रेस्टोरेंट्स है ना अ डाइम अ डजन है। अ डाइम अ डजन का क्या मतलब है यहाँ पर एक्चुअल में, कि बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत क्या है, कॉमन है या इजी टू फाइंड है, कहीं भी आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। हिंदी मीनिंग क्या होती है, बहुत आम, ठीक है, या आसानी से मिलने वाली चीज। एग्जाम्पल के लिए फेक न्यूज इज अ डाइम अ डजन ऑन सोशल मीडिया दीज डेज, कि आजकल के जमाने में देखोगे ना तो सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज है वो क्या है, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब बहुत कॉमन है,
तो जब आपको किसी भी चीज को बताना होता है बहुत कॉमन है, तो अ डाइम अ डजन याद करने का तरीका, डाइम का मतलब होता है वेरी लिटिल मनी, डजन का मतलब 12 पीस। तो अगर वेरी लिटिल मनी खर्च कर कर भी आपको 12 पीस मिल जाए, मतलब वो चीज बहुत कॉमन है, कोई खास चीज नहीं है। इसका एक सिमिलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जो एंटोनियम है ना इसका, देखो एंटोनियम, इडियम का भी एंटोनियम बता रहा हूं मैं आपको, यानी कि इडियम का भी ऑपोजिट, यानी कि जो मीनिंग इसकी है ना उसकी ऑपोजिट मीनिंग वाली भी बता रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूनिक तरीके से करा रहा हूं मैं केवल आपको एक इडियम नहीं करा रहा, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि उस इडियम से सिमिलर इडियम कौन सा हो सकता है, जहां जहां जरूरी है वहां वहां पे बताऊंगा मैं आपको। और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसा इडियम है जिसकी मीनिंग उसके ऑपोजिट होती है बिल्कुल, हाँ कि ना। जैसे सिमिलर की अगर मैं बात करूं तो रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल, एक बात बताइए, एक मिल है, एक आटा चक्की का एग्जांपल ले लो, मिल का मतलब वही होता है आटा चक्की। अब एक आटा चक्की है, ठीक है, रन का मतलब क्या होता है, चलना। जैसे कोई भी मशीन जब चलती है, कोई भी गाड़ी चलती है, तो उसके लिए रन यूज करते हैं, जैसे द ट्रेन इज रनिंग, द फैन इज रनिंग, द मशीन इज रनिंग, तो रन का मतलब चलना, और मिल का मतलब चक्की, तो चक्की का चलना, रन ऑफ द मिल, चक्की का चलना। अब एक आटा चक्की का सीन अपने दिमाग में सोचिए, एक आटा चक्की में आप जाओगे, दूसरे आटा चक्की में जाओगे, तीसरे आटा चक्की में जाओगे, सब जगह कॉमन ही चीज आपको मिलेगी कि भाई एक मशीन है, उसमें एक कपड़े का वो लगा है, थैला लगा है, ऊपर से लोग गेहूं डाल रहे हैं, मशीन थर 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 करके क्या कर रहा है, गेहूं को पीस के आटा बना रहा है, और वो आटा निकल के उस थैली में जा रहा है, यही तो प्रोसेस है। तो क्या इसमें कुछ अलग है, कुछ यूनिक है? आप कहोगे नहीं सर ये तो बहुत कॉमन है, और हर मिल के अंदर तो यही काम हो रहा है। तो रन ऑफ द मिल यानी कि मिल का चलना। तो आप खुद सोचिएगा दिमाग में, क्या मिल का चलना कोई यूनिक चीज है, कोई खास बात है? आप कहेंगे नहीं सर कोई खास बात नहीं, एक बड़ी ही कॉमन सी चीज है। तो रन ऑफ द मिल का मतलब भी क्या होता है, वेरी कॉमन। जब आपको ये बताना होता है ना कि यार ये चीज तो बहुत कॉमन है, तो दिस इज लाइक रन ऑफ द मिल, दिस इज लाइक रन ऑफ द मिल, या दिस इज लाइक अ डाइम अ डजन, दोनों की बिल्कुल सेम मीनिंग होती है। याद रखिएगा रन ऑफ द मिल। मैं जब टेस्ट लूंगा ना, हाँ टेस्ट भी लूंगा मैं आपका, ठीक है, मैं हर क्लास के बाद में ना उसका टेस्ट भी लूंगा, ध्यान रखिएगा, क्विज की फॉर्म में, ठीक है। और बहुत सारे क्विजेस आपको मिलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश बाय रोशन सर ऐप है, डिस्क्रिप्शन में देखोगे लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर प्ले स्टोर पे जाना, ऐप स्टोर पे जाना, वहां पे जाके एक ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप का नाम है इंग्लिश बाय रोशन सर ऐप। ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आने वाले समय में आपको बहुत सारे क्विजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट इंग्लिश को पढ़ना चाहते हो, एक साथ में अगर आप कोई बैच लेना चाहते हो, तो वहां पर जाके आप देखोगे टॉपर्स बैच है। उस टॉपर्स बैच के अंदर क्या खास बात है, उसके अंदर कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैबुलरी और कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि क्लोज टेस्ट, पैराजंबल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, साथ में क्लास नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन, व्हाट्सएप ग्रुप, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक रिकॉर्डेड बैच के फॉर्म में। वैसे उस बैच की जो प्राइस थी ना वो 999 थी, यानी कि लगभग 1000 रुपए, लेकिन उसके ऊपर अभी ऑफर चल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 में मिल जाएगा, लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो अगर आप लेना चाहते हो ना बैच कंप्लीट कि सर कहाँ से पढ़ें, तो एक कंप्लीट बैच आप ले सकते हो 99 रुपीज के अंदर, ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। एप्लीकेशन पे जाके कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाने के बाद आपको दिख जाएगा टॉपर्स बैच, ठीक है। या टॉप पे देखोगे ना, होम पेज पे जब आप टॉप पे देखोगे तो वहां पर स्लाइड्स होंगी, तो स्लाइड्स को जब आप ऐसे स्लाइड करोगे तो आपको टॉपर्स बैच दिख जाएगा, ग्रीन कलर का बैनर होगा, नहीं तो कोर्सेज का वहां पर ऑप्शन दिया होगा, कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो टॉपर्स बैच खुल जाएगा, ठीक है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, 99 में कंप्लीट इंग्लिश आपको मिल जाएगा, कोई बुक नहीं खरीदनी, कोई कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जो मीनिंग अ डाइम अ डजन की है वही मीनिंग रन ऑफ द मिल की है। अगर हम ऐसे इडियम की बात करें जो ऑपोजिट हो, देखो इसका मीनिंग क्या है, वेरी कॉमन, जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, जो बहुत कॉमन है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो बहुत रेयर है या जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, यही तो इसका ऑपोजिट होगा। तो ऐसा ही एक इडियम हमारे पास होता है, अ निडल इन अ हेस्टैक। निडल का मतलब क्या होता है, सुई, और हेस्टैक का मतलब क्या होता है, भूसा, भूसे का ढेर, भूसा का ढेर, ठीक है, भूसा का ढेर। अब आप मुझे बताइए, ये तो आपने अपने बड़े बूढ़ों से भी सुना होगा घर में कि यार ये काम करना मतलब क्या है, या उसको ढूंढना मतलब क्या है, भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। तो जब भूसे के ढेर में, मान लो भूसे का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, उसके अंदर कोई निडल गिर जाए, सुई गिर जाए, तो क्या उसको इजीली आप ढूंढ पाएंगे, क्या उसको आप इजीली ढूंढ पाएंगे? आप कहेंगे नहीं सर उसको इजीली तो नहीं ढूंढ पाएंगे। बड़े बूढ़े भी कहते हैं ना कहावत कि यार ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है, कि मतलब उसको ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। तो यही इसका मीनिंग होता है। अ नीडल इन अ हेस्टैक का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसको खोजना बड़ा मुश्किल हो, जिसको देखना बड़ा मुश्किल हो। जैसे मैंने रेस्टोरेंट की बात की, तो रेस्टोरेंट क्या है ना, इस शहर में अ डाइम अ डजन है, या रन ऑफ द मिल है, यानी कि वेरी कॉमन। लेकिन अगर वहीं पर मैं बात करूंगा किसी अच्छी लाइब्रेरी की, ठीक है,
तो मान के चलो यहाँ पर अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि फाइंडिंग अ गुड लाइब्रेरी हियर इज लाइक अ निडल इन अ हेस्टेक। फाइंडिंग अ निडल इन अ हेस्टेक, एक अच्छी लाइब्रेरी को ढूंढना यहाँ क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि बहुत रेयर है वो चीज, बहुत क्या है वो चीज, रेयर है, हाँ कि ना, बहुत कम है वो चीज, ठीक है। ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है, डाइम का मतलब होता है वेरी लिटिल मनी, यानी कि बहुत कम पैसा, डजन का मतलब 12। इफ 12 थिंग्स कॉस्ट ओनली 1 डाइम, अगर आपको 12 चीजें केवल 1 डाइम में मिल जा रही हैं, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत कॉमन होंगी, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहां से 3 इडियम आपने किए मेरे दोस्त, अ डाइम अ डजन, रन ऑफ द मिल, और इसके अलावा आपने क्या किया, एक अ निडल इन अ हेस्टेक, अ निडल इन अ हेस्टेक, ठीक है। 3 इडियम्स यहां से आपने याद किए और तीनों अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, रिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाई, रिस्ट का मतलब ये कलाई, या तो ये कह लो या ये कह लो, ठीक है। स्लैप का मतलब क्या होता है, चांटा, ठीक है। अब मान के चलिए आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, और उसके बदले में किसी ने सजा देने के बजाय क्या किया, आपके रिस्ट के ऊपर एक स्लैप कर दिया, तो बहुत भयंकर सजा नहीं हो गई कि रिस्ट पे स्लैप कर दिया आपके। ये देखो ना, इस भाई ने इतना सारा सामान तोड़ दिया, ये इस आदमी का, इस आदमी ने इसके बाप से कंप्लेंट की, इस आदमी के बाप से, ये इसका बाप है, ठीक है, ये बाप है, ये बेटा है। इस भाई साहब ने क्या किया ना, इस बंदे का इतना सारा सामान तोड़ दिया, ये गया इसके बाप से कंप्लेंट करने कि भाई तेरे बेटे ने जो है ना मेरा इतना महंगा जो है ना सामान तोड़ दिया। बाप कहता है अच्छा अब तो उसको बहुत कठिन पनिशमेंट दूंगा, और जाके क्या करता है ना, उसके रिस्ट पे स्लैप कर देता है। यानी कि उसने क्या किया पता है, बहुत माइल्ड पनिशमेंट दी उसको, यानी कि ना के बराबर पनिशमेंट। तो बहुत कम सजा या ना के बराबर सजा जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। इंग्लिश मीनिंग अ वेरी लाइट और माइल्ड पनिशमेंट। याद करना बहुत आसान है इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हल्की या नाम मात्र की सजा। एग्जाम्पल के लिए, द स्टूडेंट चीटेड इन द एग्जाम, स्टूडेंट ने एग्जाम में चीट किया बट गॉट ओनली अ स्लैप ऑन द रिस्ट, लेकिन सजा के तौर पर उसे क्या मिली, बहुत छोटी सजा या ना के बराबर सजा। सजा क्या मिली पता है, जाओ क्लास के बाहर से एक राउंड लगा के आओ, ये सजा थी, ठीक है। अच्छा सिमिलर की अगर हम बात करें, तो एक सिमिलर इडियम हमारे पास यहां पर होता है, गेट ऑफ लाइटली। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, निकल जाना। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, निकल जाना, बच निकलना, ठीक है। लाइटली का मतलब क्या होता है, हल्के में, यानी कि हल्के में बच निकलना। आपने सुना होगा पहले भी ये, हल्के में बच निकलना। जैसे आपने ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन कर दिया, ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन कर दिया, सामने आपने देखा पुलिस वाला है, ठीक है, हल्के में या सस्ते में बच निकलना बोलते ना कई बार। आपको लगा पुलिस वाला तो लंबा चालान काटेगा, लेकिन जब आप गए तो उसने बोला बेटा 50 रुपए दे और जा, तो आप आगे जाकर क्या बोलोगे, आई गॉट ऑफ लाइटली, आई गॉट ऑफ लाइटली, यानी कि मैं सस्ते में बच निकला, हल्के में बच निकला। यानी कि बहुत कम पनिशमेंट मिली मुझे। और अगर ऑपोजिट की बात करेंगे तो क्या मीनिंग होगा भाई, ऑपोजिट क्या होगा, बहुत हार्श पनिशमेंट या बहुत कड़ी सजा देना किसी को। तो उसके लिए हमारे पास इडियम होता है, थ्रो द बुक एट समवन, यानी कि किसी की तरफ किताब फेंक देना। तो आप ऐसे समझ के चलो, उसको याद करने का तरीका क्या है कि आपके पास एक बुक है, उस बुक को लिया आपने और किसी के सामने मुंह पे दे के मारा आपने, थ्रो द बुक एट समवन, बुक लेके आपने मुंह पे फेंक के मारा किसी के। तो ये माइल्ड पनिशमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा हार्श हो गया, थोड़ा सा टफ हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, थ्रो द बुक एट समवन यानी कि किसी के मुंह पे किताब फेंक के मारना, याद रख लोगे, ठीक है। यानी कि पनिश एज सिवियरली, सिवियरली का मतलब क्या होता है, बुरी तरीके से, सिवियरली का मतलब क्या होता है, बुरी तरह, मतलब किसी को इतनी बुरी तरीके से पनिश करना जितना हो सके, जितना हो सके उतना बुरी तरीके से किसी को पनिश करना। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, थ्रो द बुक एट समवन, ठीक है। समझ गए, यहां से भी 3 इडियम आप लोगों ने याद किए। पहला क्या था आपका, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, जो कि बहुत आसान है याद करना, ठीक है, कि रिस्ट पे कोई स्लैप कर दे मतलब बहुत हल्की सजा। इसका एक सिमिलर क्या होता है, गेट ऑफ लाइटली, यानी कि हल्की सजा पाके बच निकलना। और ऑपोजिट क्या होता है, थ्रो द बुक एट समवन, यानी कि किसी की तरफ ऐसे किताब उठा के किसी के मुंह पे मारना, तो वो हल्की सजा नहीं है, ठीक है, वो सीवियर पनिशमेंट है। सीवियर का मतलब क्या, बहुत ही सख्त पनिशमेंट है, ठीक है मेरे दोस्त। अभी तक आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आप लोग थोड़े से शांत लग रहे हैं मुझे, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अभी तक जो हमने इडियम्स याद किए, ठीक है, क्या अभी तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं और कैसा लग रहा है आपको, क्लास कैसी लग रही है, थोड़ा सा अपना फीडबैक मेरे साथ में शेयर कीजिए। 1 मिनट का समय हम इसको देते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम आगे और अच्छे से पढ़ा सकें। जल्दी से मुझे एक बार फटाफट से आप लोग कॉमेंट में बताइए कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, और क्या एक्सपीरियंस है आपका। 99 वाले बैच का नाम है टॉपर्स बैच, एप्लीकेशन पे जाओगे वहां पर मिल जाएगा भाई, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश बाय रोशन सर ऐप,
डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाना, या अगर आईफोन चलाते हो तो ऐप स्टोर पे जाना, वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश बार रोशन सर ऐप। वहीं पर आपको कोर्सेज में जाओगे ना, जब होम स्क्रीन खुलेगा, मोबाइल नंबर ईमेल वगैरह डाल के पहले रजिस्टर करोगे, होम पेज जब खुलेगा ना तो वहाँ कोर्सेज लिखा होगा, देखना कोर्सेज पे क्लिक करोगे ना तो मेरे सारे कोर्सेज खुल के आ जाएंगे। तो वहीं पर आप देखना ध्यान से, आपको दिखेगा टॉपर्स बैच, उसका प्राइस वहां पर 999 शो करेगा, यानी कि 999। लेकिन जब आप बाय करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 99 रुपए में आपको मिल जाएगा, कोई कूपन नहीं लगाना, ठीक है। एब्सोल्युटली टॉप क्लास। सर प्लीज कंप्लीट माय 10, सर प्लीज 10 कंप्लीट होगा भाई, टेंशन मत लो। सभी बताइए कैसी लग रही क्लासेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, इट लुक्स वेरी गुड, आई अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। सभी अपना अपना शेयर कीजिए एक्सपीरियंस। हाउ इज द क्लास? अच्छी है क्लास सर, ओके। चलिए, तो इसका मतलब अभी तक की चीजें आपको समझ में आ रही हैं, अभी तक जितने भी इडियम्स मैंने पढ़ाए वो आपको समझ में आ रहे हैं। उसके बाद जब मैं करा दूंगा ना सारे आपको, आज की क्लास के जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, ठीक है, तो कल की क्लास में नए इडियम्स कराने से पहले आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे ना, उसका हम लोग क्या करेंगे ना, एक क्विज करेंगे सबसे पहले। 20 से 25 क्विजेस, ऐसे क्विजेस, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है गोपाल? तुम भी पढ़ा करो यहाँ क्लास में बैठ के, ठीक है। तैयारी कर रहे हो तुम भी सीजीएल की, तो पढ़ते क्यों नहीं हो? यहाँ बताओ, यहाँ बैठ के स्टूडियो में बैठ के भी तुम गेम खेल रहे हो, हैं? ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिस तरीके से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए अगला, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कंटिन्यू करते हैं भाई, आइए। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सीजीएल से पहले, टेंशन नहीं लो, ठीक है। आइए भाई, अ स्टिच, स्टिच का मतलब क्या होता है? कपड़े जो सिलते हैं ना, कपड़े में जो टांका लगाते हैं उसको स्टिच कहते हैं। या फिर जब किसी को जख्म लग जाए, चोट लग जाए, तो चोट के ऊपर भी जो टांका लगाते हैं उसको भी तो स्टिच ही कहते हैं। तो स्टिच का मतलब बेसिकली क्या हो गया? टांका, ठीक है। तो अ स्टिच इन टाइम, अगर समय पर कोई टांका लगा दिया जाए या समय पर अगर किसी चीज को सिल दिया जाए तो वो बचा लेता है, क्या बचा लेता है? 9। ये कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका क्या मतलब है? मान के चलो एक आपके साथ में ना कोई बुरी सिचुएशन है, ठीक है, या आपके साथ में कोई गलत चीज हो रही है और आपने उसको अवॉइड कर दिया, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय आपने क्या किया? प्रॉब्लम को एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। या आपको कोई घाव हो गया, उस घाव का इलाज करने के बजाय आपने उस घाव को एज इट इज छोड़ दिया, मतलब समय पर आपने उसका इलाज नहीं करवाया, या समय पर आपने अपनी समस्या को समाधान नहीं किया, आपने समस्या को सॉल्व नहीं किया, तो आगे चलकर वो समस्या और बढ़ जाएगी, वो घाव आपका और बढ़ जाएगा। अभी आप ये सोच रहे थे कि नहीं यार छोटा सा घाव है, क्या पैसे खर्च करना, यही छोटा सा घाव जब आगे चलकर बड़ा बन जाएगा फिर आपका ज्यादा बड़ा खर्चा होगा। तो ऐसे ही टर्म में, ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं कि भाई अ स्टिच इन टाइम, कि अगर समय रहते किसी चीज का समाधान हो जाए, किसी चीज का इलाज हो जाए, तो आगे चलकर वो उसको और बढ़ने से रोक लेता है। अभी एक टांका नहीं लगाओगे, अगर अगर अभी एक टांका नहीं लगाओगे तो आगे चलकर उसमें 9 छेद और हो जाएंगे। तो अगर तुम्हें इन 9 को बचाना है, अगर तुम्हें सेव करना है इन 9 को, तो तुम्हें समय पे क्या करना पड़ेगा? स्टिच करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं किसी को बोलूं कि भाई अभी तू पैसा खर्च नहीं करना चाहता इस घाव के ऊपर, तुझे लग रहा छोटा है, बाद में जब ये बढ़ जाएगा तो तुझे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि अगर तुझे अपना वो 9 बचाना है, 9 यहां पर केवल ना एक मतलब सिंबल के तौर पर दिया हुआ है, यहां पर 9 का मतलब क्या है? बड़ी चीज। तो अगर आगे चलकर तुझे बड़े लॉस से बचना है या किसी बड़ी चीज से बचना है ना, या बड़ी प्रॉब्लम से बचना है, तो समय रहते उस चीज को तू सॉल्व कर लो, या समय रहते उसका तुम समाधान कर लो। इंग्लिश मीनिंग क्या है? सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अर्ली। अगर तुम किसी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेते हो तो वो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। तो वो प्रिवेंट करता है बिगर प्रॉब्लम्स लेटर। अगर तुम समय रहते किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे ना, तो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम आने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। हिंदी मीनिंग, समय रहते समस्या का समाधान कर लेने से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय रहते समस्या का समाधान करने से आगे चलकर बड़ी समस्या नहीं आती है। एग्जाम्पल के लिए, आई रिपेयर्ड माई बाइक्स फ्लैट टायर इमीडिएटली। मैंने अपनी बाइक का जो फ्लैट टायर था ना, तुरंत उसको रिपेयर करवा दिया या रिपेयर कर लिया, क्योंकि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। क्योंकि अगर मैं अभी नहीं करता तो हो सकता है कि और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती और मेरा पूरा टायर ही फट जाता,
तो जो पंक्चर्ड था ना उसको मैंने ठीक कर दिया, ठीक है, ताकि आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं सिमिलर की बात करूंगा तो यहां पर दो इतने इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये दोनों ही इडियम्स। एक हमारे पास क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सुना होगा आप लोगों ने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हिंदी में क्या बोलते हैं, कहावत है ना, कैसे बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हिंदी में कहावत है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं कि दुर्घटना से देर भली, हाँ नहीं ये तो अलग होगी, ये तो अलग हो गया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो अलग हो गया, वो तो अलग चीज है। क्या होता है, अरे हम ऐसे बोलते हैं ना जैसे कि बाद में किसी चीज का तुम्हें इलाज कराना पड़े, इससे अच्छा उस चीज को प्रिवेंट कर दो। देखो प्रिवेंशन, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना, इज बेटर देन क्योर, क्योर का मतलब होता है इलाज करना या सही करना। अब मान के चलो तुम्हें अभी एक खरोच आई, ठीक है, तो तुम उस खरोच को आगे बढ़ने से प्रिवेंट कर दो, रोक दो, बाद में जाकर वो बड़ा हो जाए, फिर तुम बाद में जाके उसको क्योर करवाओगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताना अगर आपको याद आए तो, बाद में जाकर वो चीज बढ़ जाए तुम उसका इलाज कराओगे, तो इससे अच्छा तो क्या है कि तुम उसको अभी प्रिवेंट कर दो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि किसी भी चीज को प्रिवेंट कर देना जो है ना, बाद में उसी चीज के बढ़ जाने के बाद उसको क्योर कराने से बेटर है कि भैया उसको शुरू में प्रिवेंट कर दो, यानी कि रोक दो, ठीक है। एक और हमारे पास इडियम है, निप इन द बर्ड, निप इट इन द बर्ड, बहुत प्यारा इडियम है भाई। निप का मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निप, निप का क्या मतलब होता है। ये इडियम्स ना अभी आगे भी आएंगे, यहां पर तो मैंने लिख दिए क्योंकि ये सिमिलर हैं। अभी जिस तरीके से ये एक इडियम है, इसकी इंग्लिश और हिंदी मीनिंग है, यहाँ पर पिक्चर है, ये आगे पर्टिकुलर आएंगे, इंडिविजुअल आएंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहां पर लिखने का पर्पस है ताकि आपको हैंड टू हैंड याद हो सके, आपको पता लग सके। निप इन द बर्ड क्या मतलब होता है आप समझिए, निप का मतलब क्या होता है, निप का क्या मतलब होता है, निप का मतलब होता है मसल देना, इस तरीके से निप कर देना, मसल देना, या अंगूठे से इस तरीके से किसी चीज को कुचल देना, इसको बोलते हैं निप, क्या बोलते हैं, निप, ठीक है। मसल देना, ठीक है। बड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बड, बड का मतलब होता है फूल की कली, फूल की कली, मतलब फूल बनने से पहले वो क्या बनती है, कली, पहले कली खिलती है, उस कली में से फूल निकलता है। अब आप सोचिए कोई फूल की कली है, अभी फूल बना नहीं है, वो फूल की कली है, और जब वो कली है ना उसी समय आपने उसको मसल दिया, तो क्या कभी वो फूल बन पाएगा। याद करने का तरीका, निप इन द बर्ड का क्या मतलब है कि कोई कली है, फूल नहीं बन पाया या फूल नहीं बन पाई, और आपने उसको कली रहते ही क्या कर दिया, मसल दिया, उसका दबा दिया, खत्म कर दिया आपने, यानी कि वो कभी फूल बन ही नहीं पाएगा। तो इसका क्या मतलब निकला, थोड़ा जाके सोचो अच्छे से। अगर आप किसी भी समस्या के लिए बोल रहे हो कि आई निप्ड इट इन द बर्ड, इसका मतलब मैंने इस समस्या को तभी निपटा दिया था जब ये समस्या बहुत छोटी थी, मैंने इसको बड़ा बनने ही नहीं दिया, मैंने इंतजार नहीं किया कि नहीं पहले समस्या बड़ी बन जाए, बड़ी बनने के बाद मैं इसका इलाज कराऊंगा, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा, नहीं, मैंने इसको समय रहते ही क्या कर दिया, समाधान कर दिया, यानी कि शुरुआती दौर में ही। जब आप किसी समस्या का शुरुआती दौर में ही समाधान कर लेते हो ताकि वो आगे ना बढ़ सके, ठीक है। जैसे कई बार फिल्म में आप देखते नहीं हो, बाहुबली के अंदर भी तो यही था कि बाहुबली का जो बेटा था, तो उस साम्राज्य के लोग क्या बोल रहे थे कि इससे पहले कि ये बड़ा हो कि अपना हक मांगे, हमारे साम्राज्य में वापस आए, तो ये अभी बच्चा है ना, इसको इसी समय क्या कर दो, मार दो, बाद में समस्या बड़ी हो ना, इससे अच्छा क्या है कि समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर दो, ठीक है। तो जब आप ऐसे बोलते हो किसी समस्या को, देखो स्टॉप अ प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज, मतलब किसी प्रॉब्लम की अभी शुरुआत हुई है और उसी स्टेज में आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, यानी कि आपने क्या किया, उसे बड रहते ही, यानी कि कली रहते ही आपने उसको निप कर दिया, आपने उसको मसल दिया, आपने उसको फूल बनने का मौका ही नहीं दिया। समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है। तो यहां से 3 इडियम आप लोगों ने याद किए। आइए अब इसकी बात करते हैं, व्हाइट एलिफेंट। अब व्हाइट एलिफेंट एक इडियम है। अब आप एक बात बताइए, हम लोगों ने बचपन से जो हाथी देखा है, एलिफेंट देखा है, वो ग्रे कलर का देखा है, जो नॉर्मल हाथी होता है भाई, हम लोगों ने वही देखा, हम लोगों ने व्हाइट एलिफेंट देखा नहीं है। लेकिन एशिया के अंदर व्हाइट एलिफेंट भी होते हैं, जो जंगली एलिफेंट होते हैं। अब जैसे हमारे वाले जो एलिफेंट है, ये तो चलो बेचारे आपका काम कर भी देते हैं, आपका बोझा ढो दे देंगे, बोझा भी ढो देंगे, आप इनको ट्रेन करोगे तो ये बारात में भी लोग यूज कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों का शौक होता है कि घोड़ी पे ना चढ़ के हाथी पे चढ़ के जाएंगे, मतलब ये यूजली काम करते हैं आपके लिए, ये आपके काम आते हैं।
जो नॉर्मल वाले हाथी होते हैं, कि भैया अगर आप उनको खिला पिला रहे हो, क्योंकि हाथी का एक तो खर्चा बहुत होता है, हाथी को खिलाना मतलब समझ रहे हो, बोलते ना कि भाई तुझे रखना मतलब हाथी पालने बराबर है, तो हाथी को पालने में बहुत खर्चा आता है, लेकिन कम से कम वो काम तो आता है, बोझा ढोने के काम तो आता है, हैं, या किसी और काम को करने के काम तो आता है, बोलो हाँ कि ना। लेकिन ये जो होता है ससुरा, व्हाइट कलर का जो एलिफेंट होता है, आप इससे कोई काम करा के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। ये तो बिल्कुल राजा महाराजा की तरह ठाठ में ऐसे बैठा रहेगा, और कोई काम बोलोगे तो अपने लंबे लंबे दांतों से तुम्हारे पेट में छेद बनाएगा पहले, उसी छेद में से तुमको उठा के फिर फेंक देगा, दांत फंसा के, ठीक है। तो व्हाइट एलिफेंट का क्या मतलब होगा कि भाई एक तो आपके पास एक ऐसी चीज है जो बहुत महंगी है, क्योंकि इसको पालना ही बहुत महंगा है, और ऊपर से वो आपके किसी काम का ही नहीं है, वो आपके किसी काम का ही नहीं है। तो जब भी हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं, समथिंग एक्सपेंसिव, की कोई बहुत महंगी चीज है बट नॉट यूजफुल, लेकिन किसी काम का ही नहीं है, तो ऐसी चीज के लिए क्या बोलते हैं यार, दिस इज लाइक अ व्हाइट एलिफेंट, कि एक तो बहुत महंगा है, ऊपर से तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। हिंदी मीनिंग क्या है, महंगी लेकिन बेकार या कम उपयोगी चीज। द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, जो पुरानी ऑफिस बिल्डिंग है ना, हैज बिकम अ व्हाइट एलिफेंट, वो एक व्हाइट एलिफेंट की तरह बन गया है। मतलब एक तो बहुत महंगा है वो बिल्डिंग का रेंट जो है, और ऊपर से उस बिल्डिंग का कोई यूज ही नहीं है, कोई जाता नहीं उस बिल्डिंग के अंदर, बिकॉज इट कॉस्ट अ लॉट टू मेंटेन बट इज रेयरली यूज्ड, क्योंकि उसको मेंटेन करने में बहुत खर्चा आता है, लेकिन उसको यूज ही नहीं करता है कोई, तो इट इज लाइक अ व्हाइट एलिफेंट, ठीक है। ट्रिक टू रिमेंबर सिंपल है, इमेजिन समवन गिफ्ट्स यू व्हाइट एलिफेंट, कोई अगर आपको ये व्हाइट वाला एलिफेंट गिफ्ट कर दे, ठीक है, तो आपकी हालत क्या हो जाएगी आपको पता है। एक तो देखने में क्या लगेगा, इट लुक्स रेयर एंड वैल्यूएबल, देखने में लगेगा कि यार कितना रेयर है, कितना कीमती है ना, कितनी कीमत है, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन असल में बहुत महंगा है, और उसको उसका कोई यूज ही नहीं है, ऑफ लिटिल यूज, उसका कोई यूज ही नहीं है। समझ गए? यस, आई हैव क्रैक्ड सीपीयू एज वेल। मेरा फिजिकल पड़ा था बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में मेरा फिजिकल हुआ था। सीपीयू मैंने 2015 या 16 वाला सीपीयू मैंने क्रैक किया हुआ है। सीपीयू मैंने एक ही बार दिया था और वो मैंने क्रैक कर दिया था एक ही बार में, दूसरी बार देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन शुरू से ही मुझे सब इंस्पेक्टर बनने का मतलब मेरा एक अपना वो था, क्योंकि उस समय मैं ऑफलाइन ऑलरेडी पढ़ाता था, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सरकारी नौकरी का ही इंटरेस्ट नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाद में मुझे आना पड़ा सीजीएल क्रैक करके, इनकम टैक्स में अलग बात है। एग्जाम मैंने सारे क्रैक किए हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता था एसएससी के बच्चों को, तो मेरे को देखना भी तो था ना कि मैं उतना केपेबल हूं या नहीं हूं। अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूं तो मैं उस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं खुद या नहीं। तो मैंने एग्जाम देखे देखे, और एक लाइन से एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिस किए बहुत बार। सीएचएसएल का 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिस किया है मैंने। और एक बार सीएचएसएल में एक बार मेरी जो ऑल इंडिया रैंक बन रही थी, होता ना एक एक्सपेक्टेड रैंक हम लोग निकालते हैं, रैंक आईक्यू से पता लग जाता है कि एक्सपेक्टेड रैंक कितनी है। तो मेरी जो ऑल इंडिया रैंक उस समय बन रही थी वो लगभग 215 बन रही थी। क्या कभी आपने मुझे देखा कि मैं आकर चिल्ला चिल्ला के ढिंडोरा पीट रहा हूं? कभी मैंने आकर चिल्ला चिल्ला के बताया हो कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 215? नहीं बताता मैं, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दिया, क्योंकि मेरे को ज्वाइन ही नहीं करना था। तो मैं किसी बच्चे की सीट क्यों खराब करता, क्यों मैं झूठ मूठ का अपनी रैंक दिखाने के लिए मैं खामखा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे के आता और किसी बच्चे की सीट बेचारा क्या हो जाता, वेस्ट हो जाता। इससे अच्छा किसी को नौकरी मिल गई, ठीक है। एक बार और ऐसा हुआ था मेरे साथ, सीएचएसएल के अंदर ही बता रहा हूं मैं आपको, प्री भी क्लियर, मेंस भी क्लियर, सब कुछ क्लियर, डिस्क्रिप्टिव होता था उस समय मेंस में, सब कुछ क्लियर था, लेकिन फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने में नहीं गया, क्योंकि मुझे लेना नहीं था, मुझे बस एग्जाम देना था। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं दिया? ताकि सीट वेस्ट ना हो, क्योंकि डीवी देने से क्या होता है, सीट वेस्ट हो जाती है, ठीक है। ठीक है जी, तो व्हाइट एलिफेंट समझ गए, कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी है लेकिन आपके किसी काम की नहीं है। अगला, अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज, गूज जो होता है ना वो ये होता है, बतख की तरह ही होता है, और मान के चलो जंगली है ये, ठीक है। और आप इसका कितना ही पीछा कर लो, वाइल्ड गूज चेज, चेज का मतलब क्या होता है, पीछा करना। आप एक जंगली बतख का पीछा कर रहे हो, ठीक है, कोई फायदा होगा? जरा मुझे बताओ। आप एक जंगली बतख का पीछा कर रहे हो, वो इतना स्पीड में भागता है ना, वो ये इतना स्पीड में भागता है, ये राक्षस जो होता है, ये राक्षस इतना स्पीड में भागेगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये कभी यहाँ जाएगा, कभी वहां जाएगा, कभी वहां, कभी यहाँ, यानी कि आप इसका कितना ही पीछा कर लो आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी यही होता है, ठीक है, नो फ्रूटफुल रिजल्ट, नो फ्रूटफुल रिजल्ट, यानी कि कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। या फिर कह सकते हो फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का क्या मतलब होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूटाइल? फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट,
वेस्ट यानी कि व्यर्थ, ठीक है। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, जो आप कर रहे हो पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, लेकिन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है क्यों? या तो आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो, या आप गलत तरीके से उस काम को कर रहे हो। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, आप यहां पे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि ना आपको यहां जाना है, आपको इस पॉइंट पे पहुंचना हो, लेकिन आप क्या हो ना, आपका जो एक आंख है ना वो ठीक नहीं है, आप थोड़े से बहंगे हो, और आप क्या कर रहे हो, आप यहां जाने की बजाय आप यहां की तरफ बढ़ रहे हो। तो क्या कभी भी आप इस वाले पॉइंट तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। यानी कि आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो भाई। तो जब आप किसी काम को गलत दिशा में करते हो या गलत तरीके से करते हो, तो आगे चलकर कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। या आपका वो जो सर्च है, आपका वो जो मेहनत है, वो क्या है? फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल का मतलब क्या है? व्यर्थ है। तो ऐसे ही एक्शंस को बताने के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, अ वाइल्ड गूज चेज। अब जैसे आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए, ठीक है। अब जैसे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप एसएससी का सिलेबस पढ़ने के बजाय आप क्या कर रहे हो ना, यूपीएससी का सिलेबस पढ़ रहे हो, तो क्या कभी भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्या जिस डायरेक्शन में आप अपने मेहनत को लगा रहे हो, अपने एफर्ट को लगा रहे हो, क्या लगाने के बाद भी आपको रिजल्ट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यानी कि यू आर डूइंग व्हाट? यू आर डूइंग अ वाइल्ड गूस चेज। आप एक वाइल्ड गूस को चेज कर रहे हो, यानी कि आप अपना जो एफर्ट है ना वो वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग क्या है? अ यूजलेस सर्च विद नो रिजल्ट, ठीक है। हिंदी मीनिंग व्यर्थ की खोज या बेकार की भागदौड़ करना। लुकिंग फॉर माई लॉस्ट फोन इन द रॉन्ग बिल्डिंग। भाई गलत बिल्डिंग में जाके अपना फोन ढूंढ रहा था मैं, जो खो गया था। तो जब गलत बिल्डिंग में ढूंढ रहा हूं, यानी कि मेरा जो सर्च है मैं उस जगह पर कर रहा हूं, वो तो वेस्ट है ना, व्यर्थ है ना वो, ठीक है। तो इट वॉज लाइक अ वाइल्ड गूस चेज, क्योंकि उसका मुझे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं था। इसी का एक सिमिलर इडियम होता है अ फूल्स एरेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अ फूल्स एरेंड। एरेंड का मतलब क्या होता है? मिशन, ठीक है। और फूल का मतलब आपको पता है बेवकूफ। अब एक बेवकूफ इंसान ने उसने अपना मिशन बना लिया है, एक बेवकूफ इंसान है, उसने कोई अपना मिशन बना लिया है। तो जब मैं कह रहा हूं कि वो बेवकूफ है, तो वो कितना ही मिशन बना ले, कभी कामयाब हो नहीं पाएगा। तो फूल्स एरेंड का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा काम ले लेना, या कोई ऐसा काम करना, या ऐसे तरीके से काम करना जिससे कभी भी रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। यानी कि वो क्या रहेगा? अ वाइल्ड गूस चेज रहेगा। समझ गए? तो अ फूल्स एरेंड कह लो या अ वाइल्ड गूस चेज कह लो, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक। अगला, एचिलेज हील। एचिलेज, आपको पता है एचिले कौन था? एचिल कह लो, एचिले कह लो, कौन था? एक ग्रीक वॉरियर था। एचिले जो था ना, एक ग्रीक वॉरियर था। ध्यान से समझिएगा भाई, यानी कि एक ग्रीक योद्धा था, बहुत महान योद्धा था एचिले। अगर आप ग्रीस के लोगों से या ग्रीक लोगों से अगर आप स्टोरी सुनेंगे, तो हर किसी की दंत कथाएं होती हैं, अपनी अपनी कहानियां सबके पास होती हैं, हाँ कि ना। तो ग्रीक लोगों के लिए उनका एक योद्धा था जिसका नाम था एचिले, बहुत महान था। हुआ क्या ना, जब ये एचिले छोटा था, जब इसका जन्म हुआ था, ध्यान से सुनिएगा कहानी। जब ये एचिले बहुत छोटा था ना, तो इसकी माँ ने क्या किया ना, इस तरीके से, मैं आपको विद एग्जांपल देता हूं, मैं रुक जाओ एक सेकंड। मान के चलो ये एचिले है, ठीक है, महान योद्धा, मान के चलना है आपको, वैसे तो जोकर है ये, ठीक है। अब जब ये बहुत छोटा था ना एचिले, योद्धा जब था, तो इसकी माँ ने क्या किया? इसकी माँ ने सोचा ना कि मुझे अपने बेटे को अमर बनाना है, यानी कि मेरा बेटा कभी मरे ना, कभी हारे ना, कभी मरे ना, ठीक है। तो उसकी माँ ने क्या किया? वहां पे एक पवित्र नदी है, जैसे हमारे यहाँ पे कैसे गंगा जी है, वहां पे एक पवित्र नदी है। तो उसकी माँ ने क्या किया? एक प्रण लिया और एक प्रतिज्ञा ली, और किसी ने बताया कि तुम अपने बेटे को ना उस नदी में डुबकी लगवा दो। तो जब उसका पूरा शरीर उस नदी में डुबकी लगा लेगा ना, तो उसका पूरा जो शरीर है ना इमोर्टल बन जाएगा, यानी कि कोई उसको शरीर को ना हार्म नहीं कर पाएगा। तो उसकी मदर ने क्या किया? इस तरीके से ना एचिले की जो हील थी, हील माने क्या होता है? हील माने एड़ी। एचिले की हील को पकड़ा, ये हील है, हील को पकड़ के ऐसे ना क्या कर दिया उसके मदर ने? डुबकी लगा दिया नदी में। ऐसे कर नदी में क्या कर दिया? डुबकी लगा दिया। तो जब नदी में डुबकी लगाया ना, तो उसका जो यहां तक जो पूरा पार्ट था वो तो नदी में डुबकी लगा दिया, लेकिन जो एड़ी बची ना उसकी, वो तो नदी से बाहर रह गई भाई। जो उसकी हील्स थी वो तो नदी से बाहर रह गई। इस तरीके से जब उसकी मदर ने किया और ऐसे जब नदी में डुबकी लगाया, तो जो उसका हील था ना, हील, वो नदी के बाहर रह गया। तो बाकी जो बॉडी थी एचिले की, वो बन गई इमॉर्टल या इनविंसिबल कह लो, या कह सकते हो इनवल्नरेबल, यानी कि जिसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो हील था ना, हील, ये बच गया।
और ये क्या रह गया उसका वल्नरेबल पार्ट। वल्नरेबल पार्ट का मतलब ये ऐसी जगह थी जिस पर कोई भी हार्म कर सकता है, क्योंकि ये तो नदी के अंदर गया ही नहीं, जिस पर कोई भी चोट पहुंचा सकता है। यानी कि ये जो एड़ी थी ना, एड़ी, ये एचिले के लिए उसका क्या बन गया, कमजोरी बन गया। ये उसके लिए क्या बन गया, उसका कमजोरी बन गया। तो यहां से ये एडियम जनरेट हुआ, यहां से एडियम क्रिएट हुआ। ये मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जैसे एचिले का जो हील था वो उसके लिए उसका वीक पॉइंट था, ऐसे ही आज के समय में अगर आप किसी इंसान की कमजोरी बताना चाहते हो, जैसे आज की फिल्मों में भी हम लोग क्या बोलते हैं कि पता करो उसकी कमजोरी कौन है, तो वो लोग बोलते हैं सर उसकी एक पोती है, उसकी पोती उसकी कमजोरी है, अगर पोती को किडनैप कर लें तो बुढ़ा कुछ भी करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सर हिज ग्रैंड डॉटर इज हिज एचिलेज हील, यानी कि सर उसकी जो ग्रैंड डॉटर है ना वो उसकी एचिलेज हील है। तो एचिलेज हील का मतलब क्या है, उसकी कमजोरी है, अ पर्सन्स वीक पॉइंट, किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी। आप समझ गए इसकी मीनिंग, कभी भूलना नहीं इस चीज को, ठीक है। एचिलेज हील। इंग्लिश इज हिज स्ट्रेंथ, भैया इंग्लिश उसकी स्ट्रेंथ है, बट मैथमेटिक्स इज हिज एचिलेज हील, लेकिन जो मैथमेटिक्स है ना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ठीक है। एचिले वॉज अ ग्रेट वॉरियर बट हिज हील वॉज हिज ओनली वीक पॉइंट, बहुत महान योद्धा था लेकिन उसका जो हील था ना वो एकमात्र उसकी कमजोरी थी, ठीक है। समझ गए बात को। अगला, एड फ्यूल टू द फायर, बहुत सिंपल है। फायर है, आग है, और इसमें आप फ्यूल डाल रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आग को और बढ़ा रहे हो। यानी कि जब आप किसी सिचुएशन को, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, बैड का मतलब होता है बुरा, ठीक है, और वर्स का मतलब होता है और बुरा। यानी कि जब आप किसी बुरी सिचुएशन को, खराब सिचुएशन को और खराब कर दो, यानी कि दो लोग पहले से लड़ रहे हैं, उनको शांत कराने की बजाय तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो दोनों के अगेंस्ट कि दोनों आपस में और लड़ रहे हैं, है ना। या कोई व्यक्ति पहले से दुखी है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि उसका दुख और बढ़ रहा है, किसी भी सेंस में यूज कर सकते हो। तो किसी सिचुएशन को और बुरा बना देने के लिए क्या बोलते हैं, ऐड फ्यूल टू द फायर। समझ गए, हाँ कि ना। हिंदी मीनिंग क्या है, खराब स्थिति को और बिगाड़ देना। इंस्टेड ऑफ कामिंग द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को शांत करने की बजाय हिज रूड कमेंट्स, उसके जो रूड कमेंट्स थे ना, एडेड फ्यूल टू द फायर, उसने आर्ग्यूमेंट्स को और बढ़ाने का काम किया, एडेड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। ऑल एट सी एक इडियम होता है। अब आप इस इमेज को देखिए, आपको पता लग जाएगा इसकी क्या मीनिंग होती है, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान के चलिए एक व्यक्ति है, ये बिल्कुल देख रहे हो आप, सी यानी कि समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ है। अब आप इमेजिन करिए कि आप समुद्र के बीच में हैं, आपके पास कोई कंपास नहीं है, आपके पास कोई मैप नहीं है, आपके पास कोई कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास, आपको डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा और दूर दूर तक आपके चारों तरफ क्या है, केवल पानी है। आप क्या करोगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ जाना है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। यानी कि जब आप पूरी तरीके से क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। एंड अनश्योर, अनश्योर का मतलब अनिश्चित, यानी कि आप अनडिसाइडेड हो जाओ, जब आप डिसाइड ना कर पाओ, जब आप डिसाइड ना कर पाओ कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कि भैया आई एम ऑल एट सी। अगर आपको ये बोल रहा हूं कि अभी तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, आई एम ऑल एट सी। पूरी तरीके से उलझन में होना या समझ में ना आना कि क्या करें। आई वॉज ऑल एट सी ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ माई न्यू जॉब, भाई जॉब का पहला दिन था एंड आई वॉज ऑल एट सी, और मैं पूरी तरीके से अनजान था, कंफ्यूज्ड था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। इमेजिन यू आर अलोन इन द मिडल ऑफ द सी, इमेजिन करो कि आप समुद्र के बीचों बीच बिल्कुल अकेले हैं, विदाउट अ मैप और अ कंपास, ना आपके पास कोई मैप है ना कोई कंपास है, तो आप क्या करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा ना, ठीक है। यू डोंट नो विच वे टू गो, आपको नहीं पता कहाँ जाना है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। याद करने का तरीका है। इज दैट क्लियर, ऑल एट सी समझ में आ गया। ऑल हैंड्स ऑन द डेक, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि आप एक शिप के ऊपर हैं, इस तरीके से आप, दिख रहा है आपको ये, आप एक शिप के ऊपर हैं और अचानक से मौसम बिगड़ जाए, ध्यान से देखिएगा, अचानक से मौसम बिगड़ जाए, ठीक है, समुद्र की लहरें बहुत ऊंची होने लग जाए और शिप जो है ना इस तरीके से पूरा हिलने लग जाए, ठीक है। और शिप का जो डेक है ना, डेक का जो ऊपर वाला पार्ट है या कह सकते हो जो साइड वाला पार्ट है, इस तरीके से कोई भी एक पार्ट कह लो, ये जो पार्ट है ना ये पूरी तरीके से हिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब ये पार्ट टूट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो कैप्टन है जो शिप को चला रहा है वो क्या बोलेगा कि भाई जल्दी से सब लोग आओ, और सब लोग अपना अपना हाथ जो है, ऑल हैंड्स, सब लोग अपना अपना जो हाथ है ना वो डेक के ऊपर रखो, यानी कि डेक को पकड़ो। तो ये हम क्यों बोलते हैं, क्या बोलना चाहते हैं इसके जरिए हम, जब हम ये बोलना चाहते हैं, ठीक है, कि सब लोग आइए और सब लोग मिलकर काम कीजिए, सब लोग आइए और सब लोग मिलकर काम कीजिए, यानी कि ऑल हैंड्स ऑन द डेक, यानी कि आप देख रहे हो किस तरीके से सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर हेल्प कर रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर डेक को पकड़ा हुआ है ताकि वो डेक टूटे ना। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है, एवरीवन मस्ट हेल्प, एवरीवन मस्ट हेल्प,
ठीक है, जब आपको बोलना होता है कि भाई सबको हेल्प करनी चाहिए, तो ऑल हैंड्स ऑन द डेक, ऑल हैंड्स ऑन द डेक, यानी कि सबके हाथ डेक के ऊपर होने चाहिए। हिंदी मीनिंग सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। एग्जांपल है द प्रोजेक्ट हैड टू बी फिनिश टुडे, प्रोजेक्ट को आज फिनिश होना था, सो इट वाज ऑल हैंड्स ऑन द डेक, इसलिए सब मिलकर क्या कर रहे थे, उस काम को कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त, हाँ कि ना? आगे बढ़िए। एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और ग्राइंड का मतलब क्या होता है? धार लगाना। एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है, जैसे इस तरीके से आप देख रहे हो कि व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है? अपने एक्स को यानी कि अपनी कुल्हाड़ी को ग्राइंड कर रहा है, यानी कि कुल्हाड़ी को धार लगा रहा है। ठीक है, तो सबको ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल है, कुल्हाड़ी में धार लगा रहा है, बट एक्चुअल में ना इसने ना क्या किया हुआ, कुछ और टारगेट किया हुआ कि मुझे ना इस कुल्हाड़ी से इस व्यक्ति का गेम बजाना है। ठीक है, तो जब आप अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा रहे हो ना, तो कुल्हाड़ी में इंसान धार कब लगाता है? वैसे तो नॉर्मल केसेस में लगाता है जब उसको लकड़ी को काटना होता है, लेकिन यहाँ पर ईडीएम है एन एक्स टू ग्राइंड। अगर कोई अपने एक्स को ग्राइंड कर रहा है यानी कि कुल्हाड़ी में धार लगा रहा है, इसका मतलब कोई हिडन उसका मोटिव है, या उसका कोई हिडन रीजन है। ठीक है, या फिर कह सकते हो ना अ हिडन सेल्फिश रीजन, छिपा हुआ स्वार्थ या निजी मतलब। अब इसका मतलब ये मत समझना कि केवल मारने के सेंस में है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे आपने अपने दोस्त को कहा कि भाई मेरे को ना शहर जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो उसने मना कर दिया। ठीक है, फिर जब आप दोनों अपने अपने घर चले गए, तो आपके दोस्त के दादाजी ने उससे कहा या पिताजी ने उससे कहा कि बेटा कल तुझे शहर जाना होगा, कल तुझे शहर जाना होगा और घर के लिए जो है ना राशन लेके आना होगा। अब आपका दोस्त सोच रहा है कि यार शहर जाना होगा तो मैं अपनी गाड़ी से क्यों जाऊं, रमेश ने वैसे भी मुझसे पूछा था कि शहर जाना है, तो एक काम करता हूं उसको मैं हाँ बोल देता हूं। तो उसने अब आपको अचानक से बोल दिया कि हाँ भाई तू पूछ रहा था ना शहर के लिए, चल एक काम करता है चलता हूं मैं तेरे साथ, तू भी क्या याद रखेगा। अब आपकी गाड़ी से आपका दोस्त भी निकल लिया, वहां जाके आपको पता चला कि ये तो अपने घर का राशन लेने आया था, यानी कि उसका एक निजी स्वार्थ था। उस काम को करने के पीछे जो आपके साथ वो गया है, उस काम को करने के पीछे उसका एक निजी स्वार्थ था, एक सेल्फिश रीजन था, यानी कि ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड। तो जब भी ऐसा कोई काम किया जाए जिसके पीछे किसी का निजी स्वार्थ हो, ठीक है। द इन्फ्लुएंसर प्रेज्ड द प्रोडक्ट, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं ना, इन्फ्लुएंसर लोग किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। जैसे बॉलीवुड के जो स्टार हैं, रजनीगंधा की तारीफ कर देंगे, चाहे किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ कर देंगे, चाहे किसी क्रीम की तारीफ कर देंगे, किसी कोल्ड ड्रिंक की तारीफ कर देंगे। तो क्या तुम्हें लगता है वो खुद उसको यूज करते होंगे? क्या तुम्हें लगता है शाहरुख खान 10 रुपए वाला जो वो है क्रीम है वो लगाता होगा? है भाई, नहीं लगाता होगा, ऑब्वियस सी बात है। या अमिताभ बच्चन ने कभी जीवन में स्कूटर चलाया होगा? स्कूटर की ऐड करता है वो, कभी चलाया होगा या चलाता होगा? नहीं चलाता होगा ना। तो जो प्रोडक्ट को प्रेज करते हैं ना, बिकॉज ही हैड एन एक्स टू ग्रिंड, क्योंकि उसके पीछे उनका एक हिडन एजेंडा है या हिडन रीजन है, और वो रीजन क्या है कि उनको पैसा मिल रहा है। ही वॉज बीइंग पेड टू प्रमोट इट। ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड। इमेजिन समवन शार्पनिंग ओनली देयर ओन एक्स, इमेजिन करो कोई बंदा जो है ना केवल अपने एक्स को क्या कर रहा है, शार्प कर रहा है, धार लगा रहा है उसमें। ठीक है, तो दे आर नॉट डूइंग टू हेल्प अदर्स, तो वो दूसरों की हेल्प करने के लिए नहीं कर रहा है, वो दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने खुद के बेनिफिट के लिए कर रहा है वो। ठीक है, एन आइवरी टावर, आइवरी का मतलब क्या होता है दोस्त? हाथी के जो दांत होते हैं ना खास करके, उसको आइवरी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले के समय में ऐसा कहा जाता था। ये इस इडियम की उत्पत्ति कहाँ से, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले के समय में क्या होता था, जो इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे, जो ज्ञानी टाइप के लोग हुआ करते थे, है ना, या नोवलिस्ट लोग हुआ करते थे, विद्वान टाइप के लोग होते थे, वो एकांत में रहना पसंद करते थे, क्योंकि एकांत में उनके मन में अच्छे अच्छे थॉट्स आते थे, अच्छे अच्छे आइडियाज आते थे, और लिटरेचर को वो लिख पाते थे। ठीक है, तो बिल्कुल एकांत में रहते थे, वो बिल्कुल सेपरेट रहते थे, दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहते थे, दुनिया में क्या चल रहा नहीं चल रहा उसके बारे में कोई जानकारी उनको नहीं थी। तो लोगों ने ऐसा टर्म यूज कर दिया कि यार वो जो लेखक है या वो जो विद्वान आदमी है वो तो चढ़ के बैठा हुआ है एक आइवरी टावर के ऊपर। आइवरी टावर मतलब इस तरीके से कोई टावर आप इमेजिन कर लो, और आइवरी टावर के ऊपर देखो एक विद्वान आदमी बैठ के किताबें पढ़ रहा है, अपना काम कर रहा है, और ये नीचे बाकी की दुनिया है। तो इस बाकी की दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में इसको कोई जानकारी नहीं है। आज के समय में जब आप किसी व्यक्ति को ये बोलना चाहते हो कि यार तुझे क्या पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, तू सबसे अलग रहता है, किसी से बात नहीं करता है, मिलता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, किसी को पता नहीं है, यू लिव इन एन आइवरी टावर या यू लिव ऑन एन आइवरी टावर, यानी कि तुझे कुछ नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, तू अकेले में रहता है। ठीक है, अ प्लेस और स्टेट वेयर समवन इज आइसोलेटेड फ्रॉम रियल लाइफ, एक ऐसी जगह या एक ऐसी अवस्था जहां कोई व्यक्ति बिल्कुल आइसोलेटेड है फ्रॉम अ रियल लाइफ। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अलग थलग,
अलग या फिर कह सकते हो अकेला, जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, बिल्कुल अलग है बाकी दुनिया से, ठीक है। तो वो कहां पर चढ़ के बैठा है, आइवरी टावर के ऊपर जो है चढ़ के बैठा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। हिंदी मीनिंग क्या है, वास्तविक दुनिया से अलग रहना या वास्तविक समस्याओं से दूर रहना। मैनी पीपल से सम पॉलिटिशियंस लिव इन एन आइवरी टावर। कई लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस है ना, वो कहाँ रहते हैं, वो एक आइवरी टावर पे रहते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि पॉलिटिशियंस को कुछ नहीं पता कि नॉर्मल दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया के लोगों के साथ में क्या समस्याएं हैं, लोग किस चीज से परेशान है, कुछ नहीं पता। एंड डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। समझ गए बात को। तो अगर कोई आइवरी टावर में रह रहा है, इसका मतलब ही इज सेपरेटेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, या ही इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ही डज नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग। उसे कुछ नहीं पता कि रियल वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। आइवरी टावर। एज थिक एज थीव्स। एज थिक एज थीव्स का क्या मतलब होता है मेरे भाई, एज थिक एज थीव्स। देखो मान के चलिए दो चोर हैं, ठीक है, मान के चलिए दो चोर हैं या दो डकैत हैं, चोर मान लो डकैत मान लो। इन दोनों को ना एक बैंक लूटना है, ठीक है, इन दोनों को बैंक लूट करना है, बैंक लूटना है। तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में बहुत बड़ी प्लानिंग बनाएंगे, हाँ कि ना, कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम जाके गार्ड के सर पे बंदूक रख दोगे, मैं जाके कैश सारा का सारा निकाल के लाऊंगा। मतलब दोनों एक प्लानिंग करेंगे और दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, है ना। या दोनों एक दूसरे के बड़े क्या होंगे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बड़े विश्वसनीय होंगे, या फिर कह सकते हो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो उस काम को अंजाम नहीं दे सकते, है ना। तो यानी कि अगर आप दो व्यक्तियों के लिए टर्म यूज करते हो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए, जैसे दो, जैसे मान के चलिए दो दोस्त हैं, ठीक है, और अगर आप उन दोनों के लिए बोलते हो कि दे आर एज थिक एज थीव्स, कि यानी कि वो इतने थिक हैं, थिक का मतलब आप कह सकते हो इतने घनिष्ठ हैं जितने कि चोर होते हैं। चोरों के बीच में आपने देखा होगा बड़ी घनिष्ठता होती है, जब तक वो चोरी ना कर लें। चोरी करने के बाद तो फिर आपस में लड़ मर जाते हैं, वो अलग बात है। चोरी करने तक आप देखोगे दोनों के बीच में बड़ी घनिष्ठता होती है। तो जब आप ये बताना चाहते हो कि दो लोग बहुत घनिष्ठ हैं, यानी कि टू और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा लोग, हु आर एक्सट्रीमली क्लोज फ्रेंड, जो बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है और एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट ईच अदर कंप्लीटली एंड ऑलवेज सपोर्ट वन अनदर, और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट, जैसे चोर लोग करते हैं, एक दूसरे के बड़े घनिष्ठ होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ये एक टर्म है, जब आप दो लोगों को या तीन लोगों को बताना चाहते हो कि भैया बहुत क्लोज हैं वो, एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते हैं वो, ठीक है। हिंदी मीनिंग बहुत गहरे दोस्त होना, या फिर जो एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हो, हर बात को साझा करते हो, हमेशा साथ रहते हो। विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स, आपको पता है दोनों अलग अलग देश के खिलाड़ी हैं, लेकिन जब आरसीबी की टीम में दोनों साथ में खेला करते थे तो पूरी दुनिया बोला करती थी कि यार दोनों की ना क्या मतलब ट्यूनिंग है, दोनों की आपसी बातचीत जो है ना बहुत मतलब कमाल की है, दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, आज भी हैं, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स आर एज थिक एज थीव्स। जैसे जय वीरू एक काल्पनिक कैरेक्टर्स हैं लेकिन है तो सही, तो जय वीरू जो है ना बड़े ही क्या हैं, थिक एज थीव्स हैं, यानी कि बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, ठीक है। तो विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स आर एज थिक एज थीव, देयर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप इज एडमायर्ड बाय क्रिकेट फैंस अराउंड द वर्ल्ड। ट्रिक क्या है, थिंक ऑफ टू थीव्स, दो चोरों के बारे में इमेजिन करो जो एक रॉबरी प्लान कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। दे मस्ट ट्रस्ट ईच अदर, तो उनको एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। कीप सीक्रेट्स, एक दूसरे के सीक्रेट्स को सेफ रखना पड़ेगा। एंड स्टे टुगेदर, और एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। दैट्स वाई एज थिक एज थीव्स मीन्स वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो इसका अगर एक वर्ड में बताना हो तो क्या हो जाएगा, वेरी 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 क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्लियर है, आगे बढ़े, यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं आपको, आगे आइए। अगला क्या देखिए, एट फेस वैल्यू। एट फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, मतलब किसी के फेस को देखकर अगर आप उसको जज करते हो, अगर आप पता लगाते हो कि वो कैसा है या नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि कहावत है कि डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो वो जो कवर है, एक बात बताइए, जब हम एक बुक की बात करते हैं, ठीक है, ये एक बुक का कवर है मान के चलिए, तो जो बुक का कवर है ये बुक का फेस है ना एक तरीके से। भाई बुक का, जैसे इंसान का फेस ये है, ऐसी एक बुक का फेस क्या है, उस बुक का कवर। तो अगर आप उस कवर को देखकर ही जज कर लोगे कि वो बुक कैसी है तो गलत बात है ये। इसी का एक इडियम होता है एट फेस वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है, टू बिलीव और एक्सेप्ट समथिंग एग्जैक्टली
एज इट अपीयर्स और इज सैड, मतलब जैसा आपको दिख रहा है, जैसा आपको दिख रहा है या जैसा आपको बताया गया है बिल्कुल आप उस पर यकीन कर लेते हो। बिल्कुल जैसा आपको दिख रहा है ना, आप जैसा दिख रहा है बिल्कुल उसको सच मान लेते हो। आजकल जैसे बहुत सोशल मीडिया के जमाने में जो आपको सोशल मीडिया पे दिख जाता है उसे आप सच मान लेते हो, है ना। कुछ भी आपको सुनाई देता है तो आप उसको सही मान लेते हो विदाउट क्वेश्चनिंग और चेकिंग वेदर इट इज ट्रू। ना तो आप क्वेश्चन करते हो ना आप चेक करते हो कि वो सही है या नहीं है। तो जब बिना किसी चीज को चेक किए या बिना किसी चीज को देखे या समझे आप केवल उसको देख के जज कर लेते हो, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं एट फेस वैल्यू, या हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी बात को जैसा कहा या दिखाया गया है वैसा ही सच मान लेना बिना उसकी सच्चाई की जांच की। जैसे विद सो मेनी एआई जनरेटेड वीडियोस गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे जो एआई वीडियोस क्या होते हैं, वायरल होते हैं। पीपल शुड नॉट एक्सेप्ट एवरी वीडियो, हर वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए एट फेस वैल्यू, यानी कि जैसा वो वीडियो दिख रहा है ना केवल उसको देखकर जज मत करो। जैसा वो वीडियो दिख रहा है, जैसी उसकी फेस वैल्यू है, मतलब फेस वैल्यू मतलब उसको देखकर जज मत करो। जैसा वो आपको दिख रहा है या जैसा आपको बताया गया है केवल उस पर यकीन मत करो, उसको पहले वेरीफाई करो। तो बिना वेरीफाई किए, फैक्ट्स को बिना वेरीफाई किए उसको जज मत करो या उस पर यकीन मत करो। जैसे आपके सामने एक देखिए एक बहुत अच्छा इमेज है, जैसे इस लड़के ने मार्केट से एक बॉक्स खरीदा, इस बॉक्स के ऊपर क्या लिखा था, परफेक्ट ऑफर, देख रहे हो आप। और इसने केवल उसका फेस देखकर, बॉक्स का फेस देखकर इसने उस बॉक्स को परचेज कर लिया। लेकिन बॉक्स के अंदर जब इसने देखा तो इसके अंदर बहुत सारे हिडन कॉस्ट थे, बहुत सारी लिमिटेशंस थी, बहुत सारे रिस्क थे जिसके बारे में इसको पता ही नहीं था। इसने केवल क्या किया, उसको फेस वैल्यू से जज कर लिया। तो जब भी आपको ऐसा बोलना होता है किसी को कि केवल किसी को देखकर या सुनकर जज मत करो, तो क्या बोलोगे, डू नॉट बिलीव एनीथिंग एट फेस वैल्यू। ठीक है। ट्रिक क्या है, थिंक ऑफ अ बुक कवर, एक बुक के कवर के बारे में सोचिए। वो बुक का जो कवर है वो एक तरीके से उसका फेस है। इफ यू जज द एंटायर बुक ओनली बाय इट्स फेस, अगर आप पूरे बुक को उसके फेस यानी कि कवर से जज कर लेते हो विदाउट रीडिंग इट, बिना उसको पढ़े, यू आर टेकिंग इट एट फेस वैल्यू, तो आप उसको एट फेस वैल्यू ले रहे हो, यानी कि केवल आप उसको देख कर जज कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे लगता है कि आज हमें इतना रखना चाहिए।